नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो मतदान का सिलसिला बिल्कुल शुरू होने ही वाला है। 10 मार्च को पहला मतदान होगा 58 सीटों के लिए। उससे पहले 10 आज फरवरी को जो भी राजनीतिक हलचल हुई है उत्तर प्रदेश में, पहले बीजेपी ने और फिर समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। अलग-अलग नामों से जारी ये घोषणा पत्र, हालांकि इस तरह की घोषणाएं राजनीतिक दल बहुत पहले से कर रहे थे। बहुत तरह की चीजें मुफ्त में देने की बात तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम नेताओं ने बहुत पहले से की थी। लेकिन आज एक तरह से लिखित में एक छपा हुआ एक घोषणा पत्र लोगों के बीच में आया है, जिसको कम से कम जिसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह माना जा सकता है। उनसे पूछा जा सकता है कि वो उन्होंने ये वादे किए थे और चुनाव के बाद सत्ता में जब वो आएंगे वो किस तरह से इन वादों को इन पर काम कर रहे हैं, इन पर अमली जामा पहना रहे हैं। ये कम से कम एक तरह से पूछने का अधिकार इन घोषणा पत्रों के जरिए आ गया। इन घोषणा पत्रों में बहुत तरह की बातें कही गई हैं, तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात कही गई है। बीजेपी ने अपने जो घोषणा पत्र है उसको लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है और समाजवादी पार्टी ने, जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र के थोड़े समय के बाद जिसको जारी किया, और समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा था जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा उसके बाद हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। उनके घोषणा पत्र में एक तरह से 22 संकल्प जैसी बात कही गई। दोनों ने अपने घोषणा पत्र को एक तरह से संकल्प पत्र माना है और वादे तमाम तरह की बातें की गई हैं। कुछ बातों को प्रमुख रूप से यहाँ पर हम रखना चाहते हैं। जैसे बीजेपी ने कहा है कि वो 5,000 करोड़ का एक कोष बनाएगी जिससे 5 लाख महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बनाए जाएंगे, स्वयं सहायता समूह। एक बड़े विकास की बात, एक कल्पना इस तरह की उसमें की गई है। बीजेपी ने ये भी कहा है कि वो कल्याण ग्राम उन्नत योजना एक बनाई जिससे गाँव विकास करते हुए चुनावी फायदा लेने की कोशिश को कह सकते हैं। फिर उन्होंने बुंदेली और भोजपुरी भाषाओं के लिए अकादमी बनाने की बात कही है, भाषाओं के विकास की बात कही है और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें बड़ा उसमें एक अलंकारिक उनका प्रयोग है। उन्होंने कहा है कि समृद्ध कृषि, सशक्त नारी, सुगम शिक्षा, सक्षम युवा, स्वरूप स्वस्थ प्रदेश, सुशासन, सांस्कृतिक धरोहर, इस तरह की चीजें उन्होंने शीर्षकों से ये 16 पृष्ठ का अपना घोषणा जारी किया है। समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र जो है वो 12 पेज का है। उसमें कॉम्पैक्ट रूप से बात जो बीजेपी की है लगभग उसी तरह की चीजें हैं। गांवों के विकास और किसानों के विकास पर बहुत ध्यान दिया गया है, बहुत जोर दिया गया है। बीजेपी की तरह ही किसानों के लिए अनेक बातें इसमें कही गई हैं। मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली, मुफ्त बीमा, इस तरह की चीजें हैं। सभी फसलों को एमएसपी के अंतर्गत लाया जाएगा। एक बड़ा वादा इसमें यह भी है 2 एकड़ से कम की जिन लोगों के पास खेती है उनको 7 बोरी 2 अलग-अलग तरह की खादें जो हैं वो मुफ्त में दी जाएंगी, इस तरह की बात है। बीजेपी ने जहां होली और दिवाली से के पहले उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी साल में जो बीपीएल परिवार हैं उनको एक-एक सिलेंडर देने की बात कही है। बीजेपी ने जहां सिर्फ होली दिवाली की बात कही है, इसमें ईद का जिक्र नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीपीएल परिवारों को लिया है, उसमें जाति धर्म का ध्यान एक तरह से नहीं रखा गया। जो एक बीजेपी के घोषणा पत्र में एक खास बात है कि बीजेपी ने कहा संकल्प पत्र में लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा के प्रावधान और 1 लाख के जुर्माने की बात। एक तरह से एक जो बीजेपी का एक खास एजेंडा है वो भी इसमें दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी ने जाति और धर्म के आधार पर चीजों को बांटने की अपने संकल्प पत्र में बहुत कोशिश नहीं की है। लेकिन जहां जैसे विश्वविद्यालयों की बात है, बीजेपी ने कहा है हर मंडल में एक विश्वविद्यालय होगा, समाजवादी पार्टी ने कहा है जितने अभी हैं उसके दुगने कर दिए जाएंगे। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पूरा अलग एक सेंटर बनेगा, एक पूरा एक्ट बनाया जाएगा और उसके तहत 11 लाख सरकारी और 22 लाख आईटी इस तरह की नौकरियां दी जाएंगी और बहुत सारी बातें।
इन सब वादों और वायदों का क्या अंजाम होगा, कितना इससे लोग प्रभावित होंगे और कितना इसमें जो पार्टियां हैं उनका जो राजनीतिक एजेंडा है वो दिखाई दे रहा है, किस तरह के वोट बैंक को वो एड्रेस करना चाह रही हैं वो दिखाई दे रहा है। इस सब की छानबीन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अफसर हुसैन अफसर, पूर्व न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व न्यायिक सलाहकार रहे सीपी पांडे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है विवेक श्रीवास्तव। बातचीत की शुरुआत मैं विवेक जी आपसे ही करना चाहता हूं क्योंकि आपका घोषणा पत्र पहले आया था। आपका जो घोषणा पत्र है आप ने बड़ी बड़ी उसमें बातें की, हालांकि पिछली बार की तुलना में पिछली बार आपके 200 वादे थे, इस बार 120 ही वादों की संख्या और प्रश्नों की संख्या कम हुई है। लेकिन आप किस रूप में इस घोषणा पत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए गोविंद जी, हमारा जो ये संकल्प पत्र है, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022, ये हम 6 तारीख को ही लेकर आने वाले थे, लेकिन आदरणीय लता जी के देहावसान की वजह से इसको हमने तिथि स्थगित करके आज हमने इसको जारी किया है। और ये हमारा संकल्प पत्र है, हम इसकी एक एक पंक्ति, एक एक शब्द के लिए वचनबद्ध हैं, हम इसको पूरा करेंगे। हमने अपने पिछले भी जो संकल्प पत्र लाए थे उसमें हम 92% संकल्पों को पूर्ण करने में कामयाब रहे हैं। हमने उसका हिसाब किताब भी दिया है इसके साथ ही, और इसकी हमने बात की है। इसमें हमने समाज के हर वर्ग को इस संकल्प पत्र में स्थान दिया है, उनके हितों का ध्यान रखा है। केंद्र में किसान रहा है, किसान को मुफ्त बिजली की हमने इसमें एक जो चीज लाई है वो किसानों के लिए बहुत आवश्यक थी, क्योंकि बिजली और से उसको खेती में बड़ा सहयोग होगा। अगर नहर से भी पानी जाता है तो नहर से भी पानी खेतों तक ले जाने के लिए उसको इंजन का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे में बिजली उसके लिए बड़ी लाभदायी होगी। तो एक तो ये ध्यान दिया गया, और दूसरा जो भारत सरकार ने अभी एमएसपी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया था, उसी क्रम को यहाँ पे आगे लेते हुए हमने अन्य फसलों की भी एमएसपी के दायरे में लाने की यहाँ बात की है। आलू और प्याज को भी इसमें शामिल करने की बात कही है। तो ये किसानों के हित में जो ये काम हम कर सकते थे उसको हमने इसमें शामिल किया है। इसी तरह बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो 60 साल से ऊपर है उनको प्रदेश के किसी भी जो संसाधन उसमें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। वृद्धा पेंशन हमने 1500 रुपए करने की बात की है। होली दिवाली में उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर भी देने की बात की है। ये सब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमने समाज के हर वर्ग के हितों का चिंतन इस संकल्प पत्र के माध्यम से किया है, और उनको हम आगे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। जी आशुतोष जी, जो बातें बीजेपी ने कही हैं, आपके घोषणा पत्र में भी बहुत सारी बातें एक तरह से वैसी ही हैं। कुछ चीजों में कहीं थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे बीजेपी ने कहा है कि वो 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान कर देगी, आपने 15 दिन कहा, 1 दिन का फर्क हो गया। कुछ ऐसे ही छिटपुट पर अंतर दिख रहे हैं। लेकिन आप अपने घोषणा पत्र पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गोविंद जी, देखिए 22 में 22 संकल्प पत्र हम लोगों ने दिया है, और इसकी कई चीजें माननीय अखिलेश यादव ने 1 जनवरी 2022 से बोलना शुरू कर दी थी। जैसे 300 यूनिट बिजली के लिए बात किया, पुरानी पेंशन के बारे में बात की, संविदा नौकरी के लिए बात कर पारी, और कई ऐसी चीजें करी। वो सब आपको मिल रहा है, उसमें बाकी विस्तृत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक कॉपी की तरीके से कहीं का इधर उठा लिया, समाजवादी पार्टी में मैं देख रहा हूँ, कहीं पे कांग्रेस से भी उठा लिया, और एक संकल्प पत्र बनाना है। क्योंकि मेरे पास ये 2017 का भी संकल्प पत्र इनका रखा हुआ है। प्रवक्ता होने के नाते मुझे लेके रखना पड़ता है, क्या करूं। उसमें मैं देखता था कि क्या क्या चीजें हुई हैं पूरी, और मैंने पूरा देखा। स्थिति बहुत बुरी है भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे देखिए, मैं अभी देख रहा हूँ कॉपी क्या क्या किया है। अगले 5 वर्ष में हम सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। तो पिछले 5 साल में आपने क्यों नहीं दिया? पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा किसानों की दुर्गति हुई है।
सबसे ज्यादा किसानों ने सबसे लंबा आंदोलन किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? क्योंकि अखिलेश जी पहले ही 3 जनवरी को इसकी घोषणा कर चुके थे। तो ये कॉपी कैट है। दूसरा, हम 1000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी फसलों पर न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा है सभी फसलों पे इन्होंने न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया, हमने कहा एमएसपी करेंगे, मतलब इन्होंने शब्दों को चेंज कर दिया है। तो कॉपी कैट दूसरा कर दिया है। तीसरी बात इन्होंने लिखी कि हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करेंगे। कन्या विद्या धन समाजवादी पार्टी में 30,000 पहले ही थी, जिसको बढ़ा के 35,000 कर दिया गया है। तो ये भी एक समाजवादी पार्टी की एक्सटेंशन के कॉपी कैट किया गया है। फिर लिखा है हम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेंगे। समाजवादी पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 60 वर्ष के ऊपर किसी भी पब्लिक परिवहन में वो मुफ्त कर सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा मुफ्त स्कूटी भी देंगे। ये कहां से आ गया स्कूटी? ये आपको भी पता है, एक कांग्रेस की उठाई हुई चीज है, वो उठा के उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया है। फिर उन्होंने कहा कि 500 करोड़ की लागत के साथ स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत चुनी गई महिला एथलीट और क्षेत्रों में लोगों को उनको सहायता प्रदान करेंगे। हम भी तो यश भारती में यही करते थे। हम तो 50,000 का उनका जो है वो उनके लिए वेतन भी करते थे और 11 लाख की उनको जो है एक राशि भी करते थे, जो उन्होंने बंद कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्लान है, मैं देख रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे और नेता भी आपको मिलते होंगे, उनसे पूछे कि इन्वेस्टर मीट हुई थी उत्तर प्रदेश में, हजारों करोड़ों रुपए खाली इन्वेस्टर मीट की व्यवस्था करने के लिए, टेंट और लाइट के लिए लखनऊ में सबने देखा है। 1 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट बताएं जो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी को ना पुराना देखना है ना नया देखना है। उत्तर प्रदेश की जनता इसको कूड़े के कचरे की तरीके से देख रही है कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में आपने खाली होर्डिंग्स, बैनर्स, टीवी पे ऐड, अखबारों पे ऐड लगा के लोगों का नाम चेंज किया है, सामाजिक ध्रुवीकरण खत्म किया है, उत्तर प्रदेश की गंगा जमुना जमनी तहजीब को खत्म किया है। उसके बाद आप किस मुंह से आप चुनाव में वोट मांग रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी ने 22 संकल्पों को पूरा किया है, एक एक करके 22 सबको गिना दिया है और हम उस पर पूरे प्रतिबद्ध हैं, हम उसको लेके आगे जाएंगे। जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन जो घोषणा पत्र हैं, आपने कहा कई चीजें बताई कि बीजेपी ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया और इसलिए घोषणा पत्र में ये था। समाजवादी पार्टी का भी एक घोषणा पत्र था जब जिस वक्त अखिलेश सत्ता में आए थे, उसमें कहा गया था कि सरकार बनने पर हम जो है एक कृषि मूल्य आयोग बनाएंगे उत्तर प्रदेश में और किसानों को हम 3 महीने में ये कृषि मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें दे देगा और किसानों को जो लागत मूल्य है उसका 2.5 गुना उनको हम मूल्य देंगे, लेकिन न वो आयोग बना न उस तरह के मूल्य की घोषणा हुई। तो घोषणाएं चुनाव के वक्त बहुत सारी होती है, दोनों पार्टियों की तरफ से होती है। हम आगे इस पर भी बात करेंगे फिर से। हुसैन अफसर साहब, आप इन दोनों घोषणाओं को, 2 तराजू के 2 पलड़े हैं, आप किस तरह से इनको देख रहे हैं? गोविंद जी, बजट पर जब बात होती है तो 2017 का जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, उसको सामने रखकर भी बात हो कि उन्होंने क्या वादे किए थे और क्या दावे किए थे और नतीजा 2022 में क्या निकला। सिर्फ किसानों के मसले पर ही उन्होंने कई जो वादे किए थे उनकी वादा खिलाफी की गई, यानी उसको बस वो वादे ही रहा, दावा ही रहा। जैसे गन्ने का भुगतान ब्याज के साथ 14 दिन में दिया जाएगा, वो नहीं मिला 5 साल में, ये उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा था कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर विशेष कोष बनेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, 5 साल गुजर गए। फिर 2017 में स्पेशल नोटिफिकेशन से जो में कहा गया था कि किसान जो ढुलाई करते हैं गन्ने की और इसका पैसा, ढुलाई का पैसा नहीं लिया जाता है, ऐसा नहीं हुआ और वो पैसा लिया जाता रहा। फिर 2017 का वादा है कि किसानों को एमएसपी ठीक से अदा किया जाएगा, जो गलत साबित हुआ। 5,000 करोड़ रुपए का कृषि सिंचाई कोष बनेगा, लेकिन 2017 में 20,000 करोड़ रुपए का कोष बना ही नहीं। तो इस तरह के वादे बहुत से उन्होंने किए थे, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए वो, और जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। देखिए, सिवाय ये कि मीडिया को खरीदना, सिवाय ये कि चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बोर्ड लगाना, इससे कुछ नहीं होता है। जो जमीनी हकीकत है उसको देखना चाहिए। अब जो ये वादे कर रहे हैं हजरत
समाजवादी पार्टी, इनका भी देखा जाएगा कि इन्हीं ने जो वादा किया है अगर आ जाते हैं तो ये पूरे उस पर क्या खरे उतरेंगे। तो इस तरह से अब जैसे इन्हीं ने बीजेपी ने किया कि होली और दिवाली पर, अब या तो आप ये कहते हैं कि पूरे समाज के लिए है, इसमें होली दिवाली आपने यही पार्टीशन कर दिया है कि भाई किसी और मजहब का कोई आपने त्योहार का नाम नहीं लिखा। तो ये क्या मकसद हैगा, ये मतलब हर चीज में। अच्छा, वो जो एक लव जिहाद नाम की चिड़िया है, कोई लव जिहाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लफ्ज नहीं है, ये कहाँ से क्वाइन किया आपने। इस तरह की चीजें हो सकती थी कि जो इस तरह से शादियां होती हैं जब लोग एक दूसरे के भाग जाते हैं, ये पहले से कानून बने हुए हैं। अब उसमें आपने 10 साल कर दिया, आप 10 नहीं 20 साल कर दिए, लेकिन इसलिए नीयत जो है वो पता लगती है कि किसी एक खास फिरके को, समुदाय को खुश करने के लिए ये बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि ये भी हवाई बातें हैंगी। और ये पिछला अगर आप उठा के देखिए, दोनों साथ रखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वायलेशन हुआ है वादों और दावों का। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है। वादे हैं, वादों का क्या, ये तो चुनावी वादे हैं, चुनावी घोषणा पत्र, चाहे इनको संकल्प पत्र कहा जाए, कुछ भी कहा जाए। लेकिन अगर इन घोषणा पत्रों का जो इसमें जो कहा गया अगर वो सच होता तो हिंदुस्तान के जो आम आदमी है उसकी उसके हालात कुछ और होते, हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। बस वो असली तो बात पहले, यही है। बिल्कुल। लेकिन शरद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ इन दोनों घोषणा पत्रों को आप किस तरह से देखते हैं, और कितना आप उम्मीद करते हैं कि ये जो इस तरह की घोषणाएं हैं, खास तौर पर जो तमाम तरह चीजों को मुफ्त में देने की बात है, तमाम चीजों पर किसानों के लिए जितनी घोषणाएं की गई हैं, जितना उनको देने की बात की गई है, जितनी जो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, पेंशन अगर समाजवादी पार्टी कह रही है पुरानी पेंशन को लागू करेगी, बिजली मुफ्त में दे दी जाएगी, बीजेपी भी इसी तरह की बातें कर रही है, कई तरह की सुविधाएं लोगों को मुफ्त की बात की जा रही है। ये जो मुफ्त है, ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए इसको आप किस तरह से आंकते हैं? नहीं, पहली चीज तो ये है गोविंद की, मुझे तो सबसे ज्यादा हास्यास्पद लगता है जो घोषणा पत्र का नाम बदल बदल के कभी वचन पत्र या ये क्या संकल्प पत्र, ऐसा लगता है कि जैसे अमरूद को आम बोल देंगे तो आम बन जाएगा। तो ये इसी से दिखता है कि सिंसियरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीजें करी जाती इस उद्देश्य से कि पब्लिक को धूमिल करो, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, कि वो ये सोचेगा अरे नहीं भाई, पहले ये लोग वाली पार्टियां तो घोषणा पत्र करती थी, अब की तो संकल्प है तो अब तो सब बिल्कुल जान दे देगी सरकार। अरे भैया वही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों का असर होना, ये घोषणा पत्र वगैरह कोई सीरियसली लेता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 2 दिन पहले चुनाव के आप ऐसी चीजें, इसमें कहीं आप देख लीजिए किसी उसमें विकास की बात नहीं, जो विकास की राजनीति की बात चल रही थी बहुत दिनों से, कैंपेन में चल रहा है, हम तो विकास की राजनीति, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका ये, उसका कहीं जिक्र नहीं है। ये लास्ट मिनट पे सोचते हैं कि अब ऐसी चीज बोलो कि वोटर जब वोट कास्ट करने जाए तो उस पर कुछ असर हो जाए। इसीलिए पहले आप देखिए, खुद आपको मालूम होगा कि घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो जैसे कहते थे, वो काफी दिन पहले जारी हो जाता था। ये लास्ट मिनट पर ही होता था कि 48 घंटे पहले जल्दी जारी कर दिया, शायद इसका कुछ इसी का असर हो जाए। तो ये जो चीजें हैं सिर्फ लुभाने के लिए और वोटर को बेवकूफ समझ करके उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए करी जाती है, जो कि वोटर अच्छी बखूबी समझता है। मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब इसमें यह है कि बीजेपी ने ये चीजें, ये दूसरी पार्टी की जो चीजें अनाउंसमेंट्स हो रही थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस जो कि गेम में नहीं है, उससे पिक कर करके ये कर लेना कि साहब, और कांग्रेस से इतनी नफरत करते हैं तो उनसे वहां से काहे को पिक कर लिया उनके पॉइंट्स। समाजवादी पार्टी के चीजें जो इसमें, ये फैक्ट है कि ये लोग तो भाई ये चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, कैंपेन में बोले जा रहे हैं नेता लोग, इसको एक अमली जामा मैनिफेस्टो का बना करके कर देने से क्या इंप्रेशन पड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि ये चीजें ज्यादा दिखावे के लिए ज्यादा है, इनका इम्पैक्ट वोटर पे एक बहुत ही मामूली वोटर पे पड़ेगा जो ऑलरेडी कमिटेड है आपका वोटर। बाकी इससे कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इजाफा या इंक्रीज हो जाएगा किसी भी पार्टी के वोट में, ये दिखला करके। एक ज्यादा, ये मुझे लगता है औपचारिकता ज्यादा हो गई है, इसके पीछे सिंसियरिटी, कमिटमेंट तो है ही नहीं, और उम्मीद होना भी जो है वो
मुझे नहीं दिखता कि कोई मतलब इसका। बिल्कुल, अगर वक्त से काफी पहले अगर जो चुनाव घोषणा पत्र अगर आ जाएं, तो कम से कम उस पर चर्चा होगी, उस पर बहस होगी, जनता उस पर भला बुरा सोचने का जनता के पास, वोटर के पास भी वक्त होगा। लेकिन जब चुनाव प्रचार का पूरा कार्य पहले चरण का खत्म हो गया है, तब अगर घोषणा पत्र आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि ये एक तरह की औपचारिकता है। हालांकि जो आखिरी चरण तक के जो चुनाव होंगे, उसके लिए नेताओं के लिए मसाला हो जाएगा भाषण देने के लिए, वक्तव्य देने के लिए इन घोषणा पत्रों के आधार पर। लेकिन पहले चरण में तो मुझे नहीं लगता कि इन घोषणा पत्रों का कोई प्रभाव अब होने जा रहा है, क्योंकि इतना कम वक्त है कि जब तक मतदाता के पास ये घोषणा पत्र पहुंचेंगे, इसकी जानकारी पहुंचेगी, तब तक वो अपना मत कास्ट भी कर चुका होगा। सीबी पांडे साहब, जो इस तरह के घोषणा पत्रों के बारे में कहा जाता है, इसकी क्या कोई जवाबदेही होती है? क्या कोई जवाबदेही होनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं? जी, एक तो इसकी जवाबदेही कोई नहीं होती है, कानूनन इसकी कोई मान्यता नहीं है कि आप घोषणा पत्र अगर नहीं मानते हैं तो आप अदालत में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि इस पार्टी ने ये घोषणा की थी, इसको पूरा नहीं किया, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा कर नहीं सकते। न उनके खिलाफ FIR 420 का मुकदमा दर्ज किया था। तो एक तो इसके कोई वैधानिक आधार नहीं। एक नैतिक आधार ये है कि हम नैतिक आधार है कि हम पार्टी का, कि हम जनता के लिए ये काम करें। लेकिन देखिए, ये भी एक तरह से औपचारिकता हो गई। औपचारिकता इसलिए हो गई है, नैतिक आधार भी एक औपचारिकता हुई, क्योंकि आप अगर अपने मैनिफेस्टो पे अगर वोट मांगते हैं तो उस पर मैनिफेस्टो पर पूरी बहस होनी चाहिए। अगर पहले जैसा आप लोगों ने कहा कि पहले अगर 6 महीना पहले, मैं तो कहता हूँ चुनाव के मालूम है कि चुनाव कब होना है, उसके 6 महीना पहले अगर आप मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हमारी ये नीतियां होंगी, इस पर कि हमारे कार्यक्रम होंगे, तो पूरे देश प्रदेश के लोग तो बहस करेंगे कि संभव है कि नहीं, देना नहीं। और नेताओं को भी जा जाके अपने मैनिफेस्टो को लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में केवल लिख देने से तो नहीं होता है, उसको समझाना पड़ेगा। तो जनता तो आजकल इसको सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि जानती नहीं, सब एक अवधारणा बन गई है कि जो मैनिफेस्टो में है ये सब गब्बाजी है, अपना जिसको मर्जी जो आए और वो लिख दे, और वैसा लिखते भी है। अब ये देखिए कि उनके मैनिफेस्टो में वही बात है, उनके भी मैनिफेस्टो में बात है, थोड़ा शब्दों का हेर फेर करके, और सबके मैनिफेस्टो में यही बात है कि कैसे जनता खुश हो जाए। हमारी बात कौन सी ऐसी बात कह दे जैसे जनता खुश हो जाए। तो जनता को खुश करने के लिए आप रखते हैं, न कि आपके दृष्टिकोण में यह है कि देश का या प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास कैसे हो, उनका और भी जो पहलू है उनके जीवन का। देखिए, संविधान में आपने गारंटी दे रखी है कि जीने के अधिकार की गारंटी है। जीने का अधिकार की गारंटी, ये सबसे बड़ा संविधान का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो जीने के अधिकार है। और वो भी अधिकार का मतलब है कि सम्मान के साथ जीना, गरिमा के साथ जीना, सुख, ये सबसे बड़ा अधिकार संविधान दिया। तो आपका ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो यही कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को ऐसा जीवन दिए कि जो पिछले जहां तक हम पिछले साल लाए उनके जीवन स्तर को, उससे अगले साल हम उनके जीवन, अगले 5 साल में उनके जीवन स्तर को कितना बेहतर करेंगे। जीवन स्तर बेहतर कर मैं तीनों चीज करता हूँ, उनकी संपन्नता कितनी बढ़ी, उनके उनके सम्मान कितना बढ़ा, और उनके जीवन में खुशहाली कितनी आई, और कितना उनके जीवन में शांति आई। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शांति चाहिए। तो ये अगर 4 पैमाने पर अगर आप मैनिफेस्टो अगर बनाएं और इसको एक प्लान दें, तो लोगों को लगेगा कि भाई पिछले बार उन्होंने कहते कि मैं पिछले बार तक आपके जीवन को यहाँ तक पहुंचा पाया, अब इन 5 सालों में जीवन को मैं यहाँ तक पहुंचा दूंगा। तो लगता है कि हाँ भाई तो इन्होंने पूरा किया। अब कोई कहेगा गन्ने का आपने दाम बढ़ा दिया, तो कोई कहेगा दाम आलू का दाम बढ़ा दिया, तो कोई गेहूं का दाम बढ़ा दिया, कभी किसानों का दाम दिया, मजदूरों का। वो मतलब वाली बात है, जो जैसे दुकान पर बैठ के ड्रम बजा के आओ मेरा माल ले जाओ, 2 पैसे का माल है, बड़ा सस्ता मिल रहा है, इस बार बड़ा सस्ता है, इसी टाइप के डब्लूबाजी है। ये तो मैनिफेस्टो बेकार है। इसके लिए मैं मायावती का प्रशंसक हूँ। वो कोई मैनिफेस्टो वगैरह नहीं जारी करती है, जो उसको करना हो करती है, नहीं करना नहीं करती है, वोट देना हो दो, मत दो। दूसरी बात है, जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो फिर क्या मैनिफेस्टो की बात है।
वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जाति और कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है। तो उसमें मैनिफेस्टो का मतलब क्या है? जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं, ये भी एक तरह से वेस्टेज है, ये फालतूगिरी वाला काम है, हम लोग को नहीं पता। जी बिल्कुल। एक तरह से जो आपका कहने का आशय है कि इस तरह के मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है, इस पर चर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी विवेक जी, जैसे अभी यहाँ पर आपके मैनिफेस्टो के बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा कि आपने अपने घोषणा पत्र में, और ये और लोगों ने भी इस बात की तरफ उल्लेख किया कि आपके घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में लव जिहाद जैसा सवाल रखा गया है। आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर्स की बात की है, लेकिन उसमें आपने किसी भी तरह से ईद को या किसी दूसरे पर्व को नहीं शामिल किया। आपने बहुत साफ रेखांकित किया कि सिर्फ मतलब एक खास धर्म के त्योहारों के दिन ही वक्त ही ये सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसी तरह आपका जो विकसित पर्यटन, जो सांस्कृतिक धरोहर और विकसित पर्यटन वाला जो घोषणा है, उसमें भी आपने सिर्फ एक धर्म विशेष को ही केंद्र में रखा है। आपने बाकी दूसरे धर्मों को, दूसरी सांस्कृतिक विरासतों को उसमें कहीं शामिल नहीं किया। तो ऐसे आरोपों से क्या ये नहीं लगता कि बीजेपी बात तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की करती है, लेकिन आपका संकल्प पत्र किसी एक की बात, एक का विकास, एक का विश्वास की तरफ जा रहा है? देखिए गोविंद जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नारे के साथ हम चलते हैं। रही बात उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की होली और दिवाली में देने की, तो ऐसा तो नहीं किसी संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को होली दिवाली में सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, दिया तो उसको भी जाएगा। और तमाम योजनाएं जो हमारे द्वारा चलाई गई, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, उसमें हमने जाति धर्म मजहब देख करके तो किसी को नहीं रोका, ना किसी को दिया है, सबको दिया है। तो इस तरह की बात बेबुनियाद। हाँ, रही बात लव जिहाद, तो लव जिहाद प्रदेश की एक समस्या है, इसको हम एक समस्या मानते हैं, इस पे हम कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के लिए संकल्पित है। उसको हमने अपने एजेंडे के तहत अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। हम अपने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के भी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपने सनातन संस्कृति के जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारे स्थान हैं, उनको हम अगर संरक्षित करके वहां पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की बात कर रहे, तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक का साथ, एक का विश्वास, एक का विकास की बात कर रहे हैं। दूसरों को समस्या हो, ये अलग सवाल है, लेकिन आप दूसरों की बात ही नहीं कर रहे। आशुतोष जी, आपके घोषणा पत्र में भी कुछ चीजें ऐसी हैं, हालांकि जैसे आपने जो समाजवादी कैंटीन की बात की है, ये पिछली बार भी इस तरह की बात कही गई थी। 10 रुपए में भोजन पिछली बार कुछ शुरुआत भी हुई थी, लेकिन वो आगे नहीं चला। इस बार भी आपने उस बात को उसका उल्लेख किया। दूसरा, आपने जो नौकरियों की जहां बात की, उसमें आपने कहा कि सेना की भर्ती की प्रक्रिया को पुनः जल्दी शुरू। जहां तक हमारी जानकारी है, सेना की भर्ती में राजनीति का कोई हाथ नहीं होता, ये सेना का अपना तरीका है, उससे ही ये भर्तियां होती। तो इस तरह की घोषणाएं क्या बिल्कुल बेमानी नहीं? नहीं, मैं गोविंद जी आपके दूसरा सवाल नहीं समझ पाया, आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं थी, एक बार बोल दे फिर से। सेना में भर्तियों की बात आपने कही है, उसमें आपने ये कहा है कि जल्दी उसकी दोबारा से शुरुआत की जाएगी सेना में भर्ती। तो सेना में भर्ती तो राज्य सरकार का अधिकार है नहीं एक तरह से, तो ऐसी घोषणा आप मतलब क्या इसका मकसद क्या है? नहीं, मैं इस पे ये देख रहा हूँ, इन्होंने ये बोला है, माननीय अखिलेश यादव ने बोला है कि पहले संविदा कर्मी खत्म किए जाएंगे, जिससे सामाजिक न्याय की बात हो सके और जहां पे जिसको आरक्षण मिल चुके वो आएंगे वापस। सबसे बड़ी बात ये बोली है। उसके अलावा उन्होंने बोला है आईटी सेक्टर में हम 21 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उसका भी है। सेना के बारे में मैं इसको एक बार देख रहा था, क्योंकि ये भी बहुत जुड़े, मुझे वो पूरी लाइन नहीं दिख रही है, मैं अगर एक बार देख लूं तो उसमें मैं कमेंट कर। आईटी के नीचे है वो लाइन, जहां आईटी का जिक्र है, आईटी में नौकरियों का, उसी के आसपास। पुरानी पेंशन तो मुझे दिख रहा है 20 नंबर पे भी नहीं है, इसमें मैं वही देख रहा हूँ वो लाइन, वो वर्ड में एक बार जब देख लूं तो मैं इसको थोड़ा सा बोल पाऊंगा।
स्टेट माइक्रो फाइनेंस है, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, श्रमिक आईटी की सशक्तिकरण। नौकरियों का जहाँ जिक्र है उसी के बाद कहीं है वो। ये मुझे आप 10 सेकंड दें, मैं एक मिनट जरा इसको देख लूं इसमें क्या चीज कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बात मैंने कहीं देखी नहीं, इसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है। है तो मेरे पास ये पूरा का पूरा दिख तो नहीं रहा है ऐसी कोई चीज, लेकिन देखिए एक बात को बहुत समझिए, समाजवादी पार्टी ने उन सभी चीजों को ध्यान में रखा है जो समाज के हर तबके के पास जाना चाहिए। उसमें ना जाति है, ना धर्म है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने को जो अपना घोषणा पत्र भी करते हैं उसमें भी वो एक धर्म को लेके चलते हैं। आपत्ति यहाँ पर होती है जब आप समाज का विभाजन जातियों और रंगों और कपड़ों पे करने लगते हैं, समाज की आपत्तियां वहां पर होती है। कई जगह ऐसे इन्होंने, जैसे बड़ा अच्छा मैंने देखा कि अफसर साहब ने उठाया कि आपने दीपावली और होली के लिए बात करी, क्या इस देश में ईद मनाना बंद कर दें लोग? क्या गुरु नानक जयंती मनाना बंद कर दे लोग? क्या जीसस की क्या आप उस धर्म के लिए आप बात भी नहीं कर सकते? देखिए ये जो अलगाववादी तरीके हैं, जो देश को विभाजन करने का तरीका है, ये हमारी पीढ़ियों में आप समझ लीजिए कि अंदर तक वो खोखला करती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चीजों से अगर अलग हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन यहीं पे हमारा विरोध हो जाता है। हम भी उसी जनता पार्टी से निकले हुए हिस्से हैं जो एक सेकुलरिज्म की बात करता है, जो एक समाजवाद की बात करता है, जो समानता की बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे में फेल हो जाता है और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दृष्टिकोण लेके जाता है कि हम एक बड़े हिस्से को, मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है 20% 80%, पता नहीं वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे एक कड़वाहट चीज है जो इस हमारे लोगों के बीच में डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। गोविंद जी, मुझे ये कहना है कि सवाल ये है कि इस नारे में भी कंट्राडिक्शन आएगा कि या तो आप ये नारा हटा दीजिए कि सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका साथ, या फिर आप एक, ठीक है, आप एक समुदाय की अगर करना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, आप उनको खुश रखना चाहते हैं, आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, तो वो एक अलग चीज है। तो फिर ये झूठ हटा दीजिए कि सबका साथ और सबका विकास, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है आपके काम को और आपके नारे को, एक दूसरे से कंट्राडिक्शन है ये। बिल्कुल शरद जी, जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें संकल्प पत्र जो 30-33% आरक्षण की बात है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, लेकिन अगर हम चुनाव में देखें तो वो आरक्षण नहीं दिखाई देता। पार्टियां, एक कांग्रेस जरूर अपने 40% के वादे के आसपास है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव के मामले में काफी कंजूस दिखाई देती है। दूसरा उनका एक घोषणा की बात उन्होंने कही है कि दोपहिया वाहन चालकों को जो है वो 1 लीटर फ्यूल और 3 पहिया वालों को 3 लीटर फ्यूल पर मंथ वो देंगे और या 6 किलो सीएनजी देंगे। इस तरह की घोषणाएं क्या आपको लगता है बहुत बड़े तबके को प्रभावित करने के लिए की गई? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी से ये उठाया गया है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के काम करे थे दिल्ली में और उसका बड़ा फायदा हुआ था, जो छोटे छोटे तबकों को बेनिफिट देने की बात। ऐसा लगता है कि चुनाव पूरा इस पे केंद्रित हो गया है, कौन किसको कितना लुभा सकता है और कितना बेनिफिट दिला सकता है। अब इसकी इकोनॉमिक्स पे कोई वर्क नहीं करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है वो, कि चलो अनाउंस कर देते हैं फिर देखी जाएगी, पहले तो हो जाए फिर उसके बाद बताएंगे कि नहीं साहब देखिए इसमें हमने ये कहा था, लेकिन इसमें ये वाला फैक्टर आ जाता है। मतलब घुमा फिरा करके इंटेंशन जो है वो वही है जो मैं शुरू में कहा कि किसी तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर ले, अभी इम्प्रेस कर ले, बाकी देखी जाएगी बाद में। लेकिन एक बात जो सबने बात बोली है, पॉइंट आउट करी है, उसमें जो ठीक है, चलिए आपने नहीं दिया सिलेंडर ईद पे, उस पे क्रिसमस पे या सरदारों के सिखों के फेस्टिवल्स में, ठीक है। विवेक जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि होली दिवाली पे केवल हिंदुओं को ही मिलेगा, तो ठीक सबको मिल, ये हालांकि बात डिबेटेबल है, ये विवाद में हो सकता है। तो आपको क्या मतलब है होली से, आपको क्यों दिया जाए, ये सवाल उठेगा, अब देखिएगा शर्तिया। बहरहाल, लेकिन जो बात लव जिहाद की है वो इसी मकसद से लाई गई कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उतावली है किस तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड, क्योंकि हर चीज में उनका ये होता है, सीधे सीधे
मैं तो जाति विशेष या धर्म विशेष की नहीं बोलता, मैं सीधे नाम लेता हूं कि हिंदू मुसलमान का डिवाइड क्रिएट करके। और लव जिहाद भी एक बहुत बड़ा झूठ का आडंबर है। मेरी जो बुक योगी आदित्यनाथ पे आई है उसमें मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, स्टडी करके लिखा है, उत्तर प्रदेश में कितने केसेस हुए लव जिहाद के, दर्ज बहुत हुए, लेकिन रियलिटी में 3 या 5 केस निकले। इसको आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं और उसके लिए 10 साल की सजा कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है घर घर में लव जिहाद हो रहा है, जिसको लव जिहाद जो भी भाषा का लव जिहाद है। ये दिखता है कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि इसके जरिए से मैसेजिंग कि देखिए मैनिफेस्टो में भी डाल दिया, बिल्कुल 10 साल की सजा। तो ये जो आदत है, ये जो पड़ गई है आदत कि यार कुछ नहीं हो, घूम फिर के ले आओ किसी तरीके से हिंदू मुसलमान पे, ये बड़ा दुर्भाग्यवश है, ये जहर है, ये पॉइजन है जो बर्बाद कर देगा हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिंता की बात है। लेकिन सीबी पांडे साहब, इस तरह के जो घोषणा पत्र हैं, हालांकि आपने पहले कहा, लेकिन ये जो घोषणा पत्र हैं इनमें जो बात तमाम चीजों को देने की, तमाम तरह की छूट, तमाम तरह की रियायतें, तमाम तरह के गिफ्ट, लोगों को मुफ्त में तमाम सुविधाएं, ये सब देने की बात है, इसके जो बजटरी प्रोविजन है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? क्या इस पर राजनीतिक दलों को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? लोगों को ये पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि इस तरह के वादे तो आप कर रहे हैं लेकिन लाएंगे कहां से? तो कौन इसे पूछेगा? अदालत पे पूछ नहीं सकते आप, बाकी वो पूछने का जवाब क्यों देंगे? कुछ ना कुछ बता देंगे। आप उदाहरण है कि पिछली बार जब शायद 12 में, हमको याद है कि 12 में मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम सबको जो है युवकों को हम देंगे 500 रुपया, उसमें 500 से 500 रुपया उन्होंने कहा था कि हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। अब बताइए 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता जब सरकार बनी तो नहीं दे पाए 500 रुपया। अब आज जो उसको अगर आप देखिए 12 की हालत है कि 500 रुपया नहीं दे पाए और वो स्कीम खत्म हो गई। उसके बाद ये अब तो ये जो घोषणाएं हो रही हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। अब 1-1 लीटर तेल भरवाना, अगर ये मान लीजिए कि अगर 1-1 लीटर तेल भरवाने के लिए कहेंगे मुफ्त में देंगे हम, तो पेट्रोल पंप पर जो लाइन लगेगी 1-1 लीटर तेल लेने के लिए, तो वो तो लगेगी कम से कम 2-2 किलोमीटर की लाइन लगेगी कि भाई उसको 10 मान लो 2 पेट्रोल पंप उन्होंने यार बात कर दिया लखनऊ में, तो वहां से हम 1 लीटर पेट्रोल देंगे, जाइए भराइए। तो अब ये कोई प्रैक्टिकल है क्या? इस तरह से आप बात करते हैं कि वो 2, अब एक पंप कर दिया उन्होंने, अब मैं तो दे रहा हूँ फ्री, अब लगाइए लाइन, वहां जाके लाइन लगाइए। तो इस तरह से फालतू चीजों को लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अरे आप जो सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है, किसी भी पार्टी ने गांव में शराबखोरी इतनी तेजी से फैला हुआ है कि सारे युवक बर्बाद हो रहे हैं, दिन रात शराब पी रहे हैं। जाके आप गांव में जाके देखिए, दिन रात जो है आप सोशल मीडिया पर गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, देख रहे हैं। उस पर उसके कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो रही है मैनिफेस्टो में, किसी भी कैरेक्टर बिल्डिंग की बात नहीं हो रही। लड़कियां काफी पढ़ लिख रही हैं, उनके स्किल का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज भी ये सारे मैनिफेस्टो उसी तरह बने जैसे कि हम 20वीं शताब्दी, हम 50 साल पहले जी रहे हैं। कोई ये प्रोग्रेसिव किसी भी मैनिफेस्टो में आप देखिए कि आज आप दुनिया का अगर पैमाना उठा के देख रहे हैं कि दुनिया में किसी भी स्टेट की, हम देश की बात नहीं कर, उनके देश के अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया और उत्तर प्रदेश के ये जो 3-4 पार्टियों ने जिस थर्ड रेट का मैनिफेस्टो, मैं कहूंगा जिस थर्ड रेट का मैनिफेस्टो जारी किया, वो कोई मैनिफेस्टो है? इससे देश कहीं आगे बढ़ रहा है क्या? इससे प्रदेश कहीं आगे बढ़ रहा है क्या? तो इस तरह से इससे अच्छा रहा कि अपनी मंद बुद्धि को अपने पास रखते, जैसे लोग विकास कर रहे हैं वैसे अपने ढंग से लोग विकसित होते रहेंगे, देश आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ये मतलब एक चिंता की बात भी है और सोचने लायक बहुत बड़ा सवाल भी है। लेकिन हम जिस तरह से दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आए हैं, बीजेपी कहीं 2-3 बिंदुओं पर बहुत संकुचित दिखाई दे रही है, लेकिन मोटे तौर पर इन जो संकल्प पत्र हैं दोनों पार्टियों के, इसमें एक बात तो कॉमन है, इसमें किसानों पर जोर है, इसमें महिलाओं पर जोर है, इसमें बेरोजगारों पर जोर है, शिक्षा पर जोर है। तो कहीं थ्योरी में इन घोषणा पत्रों के जरिए ही जो मूलभूत सवाल हैं उनकी तरफ राजनीतिक दल, दोनों बड़े राजनीतिक दल आ रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता में जो भी आए वो कम से कम इस तरह के जो सवाल हैं, जो जाति धर्म से
अलग उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, इन सवालों पर गंभीरता से विचार करेंगे। हम इसी के साथ आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से, अपने सुझावों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की मुहिम को जारी रख सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।